तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज जो है हमारी पहली क्लास होने वाली है जिसमें हम अपनी पॉलिटी का जो है पहला लेक्चर देखने वाले हैं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों, इसने कैसे कैसे भारत में जो है शासन प्रशासन जो है ये प्रारंभ किया। इसके साथ साथ दोस्तों 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके बाद से लेकर के आपके 1858 तक, और इसके बाद में 1858 के बाद में 1947 का जो भारत था, इसमें जो आपके अंग्रेजों ने भारत की जो राजनीतिक स्थिति है या फिर आपकी जो सामाजिक स्थिति है, इसको किस तरह से अंग्रेजों ने गवर्न किया, कौन कौन से एक्ट जो है वो लेकर के आए, वो सारे एक्ट जो है उनको हम यहां पर देखेंगे। और हम देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने जो है जब तक वो हिंदुस्तान में रहे, उन्होंने कैसे कैसे हमारे देश में शासन प्रशासन किया। परीक्षाओं में इन एक्ट के जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को लेकर के आपसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये आज हमारी पॉलिटी की पहली क्लास है और यहीं से हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहीं से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप घर बैठे जो है एकदम शानदार तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे जो है ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा एप्लीकेशन जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। डायरेक्ट आप हमारा एप्लीकेशन जो है लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम है दोस्तों सचिन शर्मा। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप पर अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर अपना पूरा नाम लिख करके आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन में जो है वो एक्ट दिखाई दे रहे हैं, जिन एक्टों की मदद से, जिन कानूनों की मदद से जो अंग्रेजिया हुकूमत थी, ब्रिटानिया सरकार थी, उसने भारत पर नए नए कानून लाए। इसी क्रम में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 1773 से लेकर के 1858, मतलब कि जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ, वहां तक का कालक्रम देखेंगे। इसके बाद में हम सम्राट का शासन देखेंगे जो कि 1858 से लेकर के और 1947 तक हमारे देश में चला। दोस्तों, जहां तक आपको लगता होगा कि 1857 का जो विद्रोह था, 1857 का जो विद्रोह था, ये भले ही हिंदुस्तानी जो थे, जो विद्रोह करने वाले थे, जिन्होंने पूरा इसमें अपना जो है दमखम लगा दिया था, वो लोग सफल नहीं हो सके, लेकिन उसके बहुत सारे सकारात्मक परिणाम दोस्तों सामने निकले थे। बहुत सारे उसके सकारात्मक परिणाम सामने निकले। यही वजह थी कि 1858 में जो है, जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि एक आपकी प्राइवेट कंपनी थी, इसका जो है पूरी तरह से शासन खत्म कर दिया गया। सम्राट जो है इसने अपने हाथ में शासन प्रशासन को ले लिया। और इसके बाद में दोस्तों, जैसा आपने 1857 के विद्रोह में देखा कि आपकी एनफील्ड राइफल थी, ब्राउन बेस राइफल थी, चर्बी वाले कारतूस थे, ये तात्कालिक कारण थे मेरे दोस्त, ये तात्कालिक कारण थे। इसको आप तात्कालिक कारण की श्रेणी में गिन सकते हो, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे कारण थे जिस वजह से आपका 1857 का विद्रोह हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। ना केवल वो जो है हिंदुओं के धार्मिक मामलों में दखल देने लगे, इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी वहां पर वो जो है उनका जो है उसमें हस्तक्षेप करने लगे थे। चाहे वो आपका वेलेजली की सहायक संधि से हो, चाहे वो डलहौजी की हड़प नीति से हो, सब एकदम परेशान हो गए थे मेरे प्यारे दोस्तों, है ना भैया। जो हिंदू हुआ करते थे उनको टीका चंदन और कानों में कुंडल पहनने की जो है स्वतंत्रता नहीं हुआ करती थी। इसके अलावा जो मुसलमान हुआ करता था, अगर वो दाढ़ी रखा करता था, तो आप सोच सकते हो कि ये जो धार्मिक मामले हुआ करते थे, इन सभी मामलों में भी अंग्रेज क्या करने लगे, हस्तक्षेप करने लगे। और कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे कारण थे जिसकी वजह से चर्बी वाला कारतूस जो था, ये आपके तात्कालिक कारण हुए। इस वजह से आपका 1857 का विद्रोह हुआ। भले ही विद्रोह में जो है ये नहीं जीत पाए, है ना, इस विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन उसके बहुत सारे सकारात्मक परिणाम सामने निकले जो आप 1858 के बाद में देखेंगे। पूरा क्रमानुसार हम देखेंगे
देखेंगे कौन कौन से एक्ट जो है ये ब्रिटानिया सरकार लेकर के आई। तो पहले क्रम में हम बात करेंगे बच्चा, पहले क्रम में हम क्या बात करेंगे, पहले क्रम में हम देखने वाले हैं जो आपकी जो कंपनी का शासन है। इसमें दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम पढ़ेंगे। इसके बाद में 1781 का संशोधन अधिनियम हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, इस एक्ट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। 1786 में भी एक अधिनियम लाया गया, उसको भी हम समझेंगे। इसके अलावा 1793 में आपका एक चार्टर एक्ट लाया गया, उस चार्टर एक्ट को भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर और 1853 का जो चार्टर है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे अपने आज के इस वीडियो में, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो हैं, ये टॉपिक बस आज हमारे हो पाएंगे। आने वाले वीडियोस में हम 1858 का भारत सरकार अधिनियम देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा आपका 1861 का अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम है ना, 1909 का आपका भारत परिषद अधिनियम, आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम, साइमन आयोग आया दोस्तों। इसके अलावा सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक अवार्ड क्या था, आपको पता होगा कि सांप्रदायिक अवार्ड जो है, इसमें जो है सभी के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल का जो है सिस्टम रख दिया था। सारी चीजें हम बहुत अच्छे से समझेंगे। पुणे की यरवड़ा जेल जो है, यहां पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अनशन स्टार्ट कर दिया था। देन आपके जो संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इनके बीच में और महात्मा गांधी के बीच में जो है कुछ समझौते हुए, जिन्हें पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा 1935 का भारत शासन अधिनियम देखेंगे और 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। हम जो है स्टार्टिंग से लेकर के और हमारे देश की आजादी तक जितने एक्ट अंग्रेजों ने लेकर के आए, ये सारे एक्ट जो है हम पढ़ डालेंगे। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अपने आर्टिकल्स के पहले भी हम ये देखेंगे कि हमारे देश के जो विदेशी स्रोत है, इनको हम देखेंगे। इसके अलावा हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसके अलावा हम संविधान सभा को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। ये सारी चीजें पढ़ेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे आर्टिकल, हमारे जो अनुच्छेद होते हैं, इनको जो है हम पढ़ेंगे, है ना। ये सारी चीजें हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से। देखिए, भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। आप सभी को पता है दोस्तों, अंग्रेज जो थे, प्रारंभ में इनका मूल उद्देश्य क्या था? इनका मूल उद्देश्य था कि हम जो है भारत जाएंगे, बढ़िया ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये बात जो है जम गई, बाद में समझ में आ गई कि भारतीय जो है, इनको जो है गवर्न करना हमारे लिए आसान रहेगा। ना केवल अब हम व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, बल्कि अब हम इनके राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करेंगे। और ऐसा इन्होंने किया मेरे प्यारे दोस्तों। जब ये हिंदुस्तान आपके व्यापार करने के लिए आ रहे थे, तो इन्होंने क्या किया दोस्तों? रानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट। कौन थी? एलिजाबेथ फर्स्ट थी। इनसे अधिकार पत्र प्राप्त किया। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं पर बन गया कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आई, तो उन्होंने किससे अधिकार पत्र प्राप्त किया? तो याद रखिएगा, आपकी जो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, इनके चार्टर के द्वारा जो है, इन्होंने जो है भारत में व्यापार करने के अधिकार प्राप्त किए और भारत आए। भारत भेजा भैया कैप्टन हॉकिंस को, आपको पता है, भारत के लिए भेजा, बोला जाओ भैया, अकबर के नाम पर पत्र लिखा। लेकिन जब यहां पर पहुंचे तो अकबर जो थे, इनकी क्या हो चुकी थी दोस्तों? मृत्यु हो चुकी थी। और इनको कौन मिला भैया? इनको मिल गए जहांगीर। जहांगीर मिल गए। कहा जाता है जो कैप्टन हॉकिंस था, उसको टर्की बहुत अच्छी आया करती थी दोस्तों। टर्किश जो है उसको बहुत अच्छे से आया करती थी। तो भैया इनके बीच में जो है कन्वर्सेशन गैप नहीं हुआ, अच्छे से बातचीत कर पाए जहांगीर से। चित्रकला प्रेमी थे, कुछ चित्र वित्र दिए भैया, बहुत ज्यादा खुश हुए जहांगीर। इन्होंने इनको मनसबदार भी बना दिया। हिस्ट्री में नहीं घुसेंगे हम, उसको हम बाद में देखेंगे, है ना। तो भैया एलिजाबेथ से अधिकार पत्र प्राप्त करके हिंदुस्तान आ गए व्यापार करने के लिए। ठीक है। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी,
इसने दोस्तों 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थ, इसका मतलब यह हुआ राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार जो है ये प्राप्त कर लिए थे। कब तक? 1765 आते आते, है ना। इसके तहत दोस्तों भारत में उनके क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जैसा कि मैंने आपको कहा, व्यापार के साथ साथ ये जो है ये क्षेत्रीय स्तर पर भी अपने आप को बढ़ा रहे थे, है ना। फिर राजनीतिक स्तर पर कैसे कैसे बढ़े, सारी चीजें हम देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज यानी क्राउन ने दोस्तों भारत के शासन का उत्तरदायित्व क्या किया? प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया कि भैया 1857 का जो विद्रोह हुआ, भले इस विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसने जो है हिंदुस्तान में शासन प्रशासन करने की एक नई पद्धति लाई दोस्तों। ये था आपका 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, है ना। इस अधिनियम ने, इसी के साथ साथ दोस्तों ये जो शासन था ये आपका 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। इसका मतलब ये हुआ बहुत सारे एक्ट ये बीच में लाते गए। तो लाते क्यों थे भैया? तो कुछ जो है सबसे लास्ट एक्ट में, जैसे 1858 का ही मान लो, उसमें कुछ चीजें छूट गई थी, उसको जो है ऐड कर दिया अगले में। उसमें कोई चीज छूट गई, उसके अगले में ऐड कर दिया। कोई नई चीज ऐड ऑन करनी है तो उस नए अधिनियम में ऐड कर दिया। तो ये सिस्टम जो है ये आपका 15 अगस्त 1947 तक क्या रहा बच्चा लोग? ये आपका सिस्टम अभी तक क्या रहा? ये जारी रहा, है ना। इसी के साथ दोस्तों स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। अब जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ बच्चा, जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारे देश आजाद हुआ भी नहीं था, लेकिन हमारे देश के जो थिंक टैंक हुआ करते थे, जो हमारे जो शीर्ष राजनीतिक वर्ग हुआ करता था, इनके द्वारा यह विचार लाया गया कि नहीं भाई, अब हमको अपने देश को जो है, हमारे देश की जनता जो है, इसको अगर शासित करना है तो हमें जो है हमारा आईन बनाना पड़ेगा, हमारा संविधान बनाना पड़ेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको बनाना पड़ेगा। आपका जो है आपका दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ बच्चा। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ बच्चा? हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। लेकिन उसके पीछे कुछ कारण थे कि आप जो है ये आपका क्या हुआ? आप जो है 26 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1950 से हमने कंप्लीटली क्यों लागू किया? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है बच्चा, है ना। एक छोटी सी कहानी है। जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया, तो क्यों नहीं उसी दिन से लागू कर दिया? क्यों करें भाई लागू? नहीं करना हमको लागू, लेकिन क्यों नहीं किया? इसके पीछे छोटी सी कहानी है, उस कहानी को हम समझते हैं। देखिए, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो अंतिम सांस तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1929 का दिसंबर का महीना था। इन्होंने तय किया कि हम जो है 26 जनवरी जो है इसको हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। रावी नदी के तट पर दोस्तों आपका जो है 1930 में आपका, जहां तक मुझे याद आ रहा है, लाहौर में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में जो है 1929 में यह तय किया गया कि आने वाली जो 26 जनवरी है, मतलब जो 1930 की 26 जनवरी है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर देंगे। ये हमारा स्वतंत्रता दिवस रहेगा। तो अब क्या हुआ? जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया, तो हमने कहा यार कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे, बहुत कम दिन बचे हुए हैं। हम क्या करते हैं, हम आने वाली जो 26 जनवरी है उसकी याद में जो है उसको भी हम संजो कर रखेंगे। आदि अनादि काल तक, जब तक हिंदुस्तान में हमारी जो जनता रहेगी, जब तक शासित होती रहेगी इस आईन के तहत, इस कानून के तहत, इस संविधान के तहत, तो उसके मन में ये बात रहेगी कि नहीं भैया, 26 जनवरी जो है ये वो डेट है जिसमें हमने 15 साल से भी ज्यादा तक जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया है। भले ही हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, पूर्ण स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन इस 26 जनवरी की तिथि को जो है हम याद रखते।
इसी याद को जो है बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि जो आने वाली 26 जनवरी होगी उस दिन हम अपने संविधान को पूरी तरह से लागू कर देंगे, और ये दिन जो है, ये तिथि जो है, ये हमारे जो देशवासी हैं इनके मस्तिष्क में क्या रह जाएगी, एकदम रही जाएगी, है ना। तो ये इस कारण से क्या किया गया कि 26 नवंबर 1949 को तैयार किया गया जो हमारा संविधान था, इसे 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। क्योंकि आपकी मनबाटन योजना आएगी 3 जून को, बोलेंगे भैया इतनी तारीख को हिंदुस्तान को हम आजाद कर देंगे, तो आजादी की तिथि, हमारी स्वतंत्रता की तिथि जो है वो 15 अगस्त हो गई, और इसके बाद में हमारा जो गणतंत्र हुआ, हमारा जो संविधान तैयार हुआ, इसको लागू करने की तिथि 26 जनवरी हो गई। तो ये था इसका इतिहास, है ना। अगला देखिए, यहां इसको अमल में लाने के लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है ये हमारा अस्तित्व में आया। ठीक है, चलिए। यद्यपि संविधान और राज व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई हैं, यहां पर यह बोल रहा है दोस्तों कि राज व्यवस्था जो है, हमारी पॉलिटी जो है, संविधान जो है, इसकी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। कौन कौन सी चीजें ग्रहण की हैं, जब हम संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। इसके अलावा ब्रिटिश शासन में कुछ ऐसी घटनाएं भी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। कौन कौन सी रूपरेखा है उसको हम देखेंगे। इन घटनाओं पर हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया, कंपनी का शासन, और दूसरा है आपका सम्राट का शासन, रानी का शासन। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो भैया हम कंपनी के शासन से स्टार्ट करते हैं, और हम देखते हैं सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं बच्चा, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं कि ये जो प्रावधान था ये किस एक्ट के तहत लाया गया, ये कौन सा प्रावधान था, ये किस एक्ट के तहत लाया गया, ये चीजें किस एक्ट के तहत लाई गई, वो सारी चीजें हम देखेंगे दोस्तों, है ना। लाइन बाय लाइन पूरे एक्ट हम पढ़ने वाले हैं, सबको बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो देखिए, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये आपका पहला कदम था। क्या था भैया? पहला कदम था। अब जब भैया आपका 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, इसके अलावा 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ, यहां से अंग्रेज स्थापित हो गए, आपका क्षेत्राधिकार प्रारंभ कर दिया, तो अब क्या करेंगे? जब क्षेत्र को एक्वायर कर लिया तो वहां की जो क्षेत्र में रहने वाली जनता है उसको गवर्न करने के लिए कुछ कानून चाहिए, तो लेकर के आया इन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसीलिए तो कहा जा रहा है ये पहला कदम था। क्या था? पहला कदम था। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली भैया, मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भैया वो कौन सा एक्ट है जिसके माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, तो वो है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है बच्चा लोग? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर हम इस एक्ट की कुछ विशेषताओं की बात करें बच्चा, तो इस एक्ट की कुछ विशेषताओं को देखो भैया। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। क्या दिया गया बच्चा? बंगाल का गवर्नर जनरल पद जो है ये इसको नाम दिया गया, है ना। ये इसको क्या दिया गया दोस्तों? इसको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। आपके पहले गवर्नर जनरल कौन थे भैया? ये थे आपके कौन बच्चा? ये थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? ये थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया कि आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे भैया? तो ये आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे, है ना। और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद जो है इसका भी गठन किया गया था।
ठीक है। मद्रास और बंबई का जो गवर्नर हुआ करता था दोस्तों, ये जो थे ये बंगाल के जो गवर्नर हुआ करते थे इनके अधीन कर दिए गए। क्या कर दिए? इनके अधीन कर दिए गए, क्योंकि पहले जो हुआ करता था, पहले ये हुआ करता था कि ये जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी दोस्तों, इनके गवर्नर जो है ये अलग अलग हुआ करते थे, है ना, ये अलग अलग हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका 1774 में इसके तहत आपका जो है कलकत्ता में कौन सी जगह थी? फोर्ट विलियम थी, है ना, वहां पर एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और आपके 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये न्यायाधीश का नाम याद रखना, इनका नाम था बच्चा एलिजा एम्पे। क्या नाम था इनका? इनका नाम था एलिजा एम्पे। और ये जो एलिजा एम्पे थे ये आपके इसके पहले क्या थे? पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 3 और अन्य न्यायाधीश थे बच्चा, HCL से याद कर लेना उनको, ठीक है। चलो अगला देखो भैया, और भैया थोड़ी सी और विशेषताएं बची हैं 1773 की, इसको भी देख लेते हैं। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। देखो होता यह था कि जो कंपनी के व्यापारी हुआ करते थे बच्चा, अगर एक बार ये हिंदुस्तान पहुंच जाए, ये तो बिल्कुल ब्रिटेन में बैठे ही रहते थे इस फिराक में, भैया नंबर लगाते थे, वहां पर रिश्वत देते थे कि भैया हमको एक बार हिंदुस्तान भेज दो, क्योंकि हिंदुस्तान वो सोने की चिड़िया है जहां पर जा करके हम अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं और वापस ब्रिटेन लौटेंगे और एकदम अपना बेहतरीन वाला धंधा स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इनकी ये मंशा जो है ये कंपनी समझ गई थी, तो भैया इनको क्या कर दिया गया, ये जो कंपनी के कर्मचारी हुआ करते थे जो अपना निजी व्यापार किया करते थे, इस पर रोक लगा दी। इसके अलावा जो भारतीय लोग हुआ करते थे, ये जो भारतीय राजा हुआ करते थे ना, इनसे खूब उपहार लिया करते थे, ये भी दे दो वो भी दे दो, तो इन सब चीजों पर भी क्या कर दिया गया बच्चा, इसी एक्ट के तहत में प्रतिबंध लगा दिया गया। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कि भैया जो ब्रिटिश कंपनी थी, कंपनी के जो कर्मचारी थे, इनको निजी व्यापार करने पर और जो आपका रिश्वत लेना, उपहार लेना जो है, इस पर प्रतिबंध किस एक्ट के तहत लगाया गया? तो ये लगाया गया आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब ये होता था दोस्तों, ये जो कंपनी होती थी ना, इस कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी जो बैठ करके वहां से इनको गवर्न किया करती थी। तो ये जो है ना, इसके माध्यम से क्या किया गया दोस्तों, कंपनी पर नियंत्रण जो है इसको सशक्त किया गया और इनके ऊपर जो है पावर जो है ये स्टैब्लिश्ड की गई। इसके अलावा राजस्व हो गया, नागरिक हो गया, सैन्य मामलों की जानकारी हो गया, ये सब भी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया, आवश्यक कर दिया गया, ये सारी चीजें भी देना पड़ेगा। अगली चीज देखो भैया, कंपनी का शासन में आप अगला होता है हमारा 1781 का संशोधन अधिनियम। क्या है भैया? 1781 का संशोधन अधिनियम देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए। देखिए बच्चा, रेगुलेटिंग एक्ट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी कानून आएगा या तो उसमें कोई कमी रहेगी, उसको सही करने के लिए कानून लाया जाएगा, या फिर आपका उसमें कोई नई चीज ऐड ऑन करनी होगी तो वो कानून लाया जाएगा। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें कुछ कमियां थी और इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया आपके 1781 के संशोधन अधिनियम से। तो आपका जो है ये पारित किया गया 1781 में, जिसे बंदोबस्त कानून यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर बंदोबस्त कानून के नाम से किसको जाना जाता है, तो 1781 का जो संशोधन अधिनियम है, इसको आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून द्वारा कलकत्ता, मतलब वर्तमान जो कोलकाता है, इसके सभी निवासी जो थे, यहां पे रहने वाले जो सभी लोग थे दोस्तों, इनको जो है यहां का जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था, इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया था। मतलब अब सारे लोग जो यहां के थे कलकत्ता के, ये अब आपके सुप्रीम कोर्ट जो यहां बनी थी, ये न्यायालय जो बनी थी, इसी के क्षेत्र में आएंगे भैया। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक व्यवस्था भी बनाई गई थी। वो व्यवस्था क्या थी? व्यवस्था यह थी दोस्त, अगर किसी हिंदू के ऊपर मामला है, अगर किसी हिंदू के ऊपर मामला है,
तो उस हिंदू के ऊपर जो मामला है उसको हिंदू लॉ के हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। अगर मामला किसी मुसलमान के ऊपर है तो उसका जो समाधान है वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से निकाला जाएगा। तो ये व्यवस्था जो है ये भी आपके इस एक्ट में की गई थी, है ना। ये क्वेश्चन भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, तो उसको याद रखिएगा। इस कानून में दोस्तों ये व्यवस्था की गई कि जो प्रांतीय न्यायालयों की अपील थी ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। जो आपके प्रांतीय न्यायालय थे अगर ये अपील करना चाहते हैं दोस्तों तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां दायर हो इनकी याचिकाएं, ना कि आपके सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिल, प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल्स के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। देखिए अगला एक्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएससी के हिसाब से हमको देखना है। अगर हम उसका सिलेबस उठा करके देखें बच्चा, प्री का अगर हम देखें तो प्री में बहुत ज्यादा हमारा वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं ताकि हम एक भी नंबर जो है हमारा अगर पॉलिटी में आता है तो वो हमारा गलत ना हो। अगला एक्ट हमारा आया भैया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट आया आपका? आया भैया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और भैया इसमें क्या किया गया कि जो कंपनी थी इसका जो आपका व्यापारिक था, आपका राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य जो था, जो अभी तक एक हुआ करता था, इसको इसमें क्या कर दिया गया? पृथक पृथक कर दिया गया, मतलब अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अलग अलग जो है इसको कर दिया गया। इसने दोस्तों जो निदेशक मंडल था इसको कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण को अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों में प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नया निकाय का गठन कर दिया। देखिए इसको समझते हैं। ये जो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था इसका जो निदेशक मंडल था, ये कंपनी के व्यापारिक मामलों के जो अधीक्षण की तो अनुमति, मतलब अगर कंपनी का कोई व्यापारिक मामला है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया। लेकिन अब जो राजनीतिक मामला हुआ करेगा, ये राजनीतिक मामलों को जो है तय करने के लिए, देखने के लिए, इसका प्रबंधन और नियंत्रण करने के लिए आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड के नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया, जो कि आपके राजनीतिक मामलों का प्रबंधन और नियंत्रण करेगी। मतलब व्यापारिक मामले कौन देखेगा? व्यापारिक मामले आपका कौन देख रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे हैं। राजनीतिक मामला कौन देख रहा है भैया? तो ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है यानी नियंत्रण बोर्ड जो है, ये आपका राजनीतिक मामलों को देखेगा। इसके लिए एक नए निकाय का गठन कर दिया गया आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से। ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा आप में आया 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें और क्या दिया है भैया? इस प्रकार ये अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला कारण कौन था भैया? कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया भैया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, मतलब ब्रिटानिया हुकूमत का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। जो ब्रिटानिया सरकार थी, इसमें जो है भारत में जो कंपनी के कार्य हुआ करते थे, इसके प्रशासन पर पूरा का पूरा नियंत्रण जो है ये प्रदान कर दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए क्या हो रहा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे अभी भैया आप व्यापारिक मामले आ रहे थे, अब राजनीतिक मामले आने लगे। अब तो भैया क्या करने लगे? अब तो भैया ये कंपनी के जो कार्य हैं इसके प्रशासन पर पूरा का पूरा नियंत्रण प्रदान कर दिया। और जो हमारे जो क्षेत्र हुआ करते थे, ये जो कंपनी ने हमारे क्षेत्र एक्वायर किए थे, इसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। तो धीरे धीरे क्या कर रहा है भैया? धीरे धीरे ये अपना क्षेत्रफल जो है उस पर विस्तार तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपना जो है ये इसको भी कहते जा रहे हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए। 1786 में एक अधिनियम आया दोस्तों, एक्ट ऑफ 1786, है ना। इसमें क्या किया गया दोस्तों? 1786 में
कॉर्नवालिस को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। क्या किया गया? कॉर्नवालिस जो है इसको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ये भैया 1776 याद रखो, 4 जुलाई 1776 जब अमेरिका आजाद हुआ, है ना, उस समय कॉर्नवालिस जो थे वो अमेरिका में थे, है ना, कॉर्नवालिस अमेरिका में थे। और जब कॉर्नवालिस हिंदुस्तान आए दोस्तों तो इन्होंने बहुत सारी शर्तें रखी, बहुत सारी शर्तें रखी। वहां तो अमेरिका तो आजादी पा गया, अमेरिका जो है ये जो 13 उपनिवेश इन लोगों ने बना करके रखे हुए थे, कॉलोनीज जो बना करके रखी हुई थी, इसको तो इन्होंने जो है वहां से तो है सब चला गया इनके हाथ से। अब भैया ये वापस ब्रिटेन पहुंचे तो ब्रिटेन में बोला गया हिंदुस्तान जाना है भैया आपको, तो बोले भैया हिंदुस्तान एक ही शर्त पे जाऊंगा, मेरे को बहुत सारी मेरी शर्तें हैं, उन शर्तों को आपको मानना पड़ेगा, उसी स्थिति में मैं हिंदुस्तान जाऊंगा। आगे देखिए क्या हुआ। देखिए अब इनको जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा ना मानने का अधिकार हो। इन्होंने कहा कि जो विशेष मामले रहेंगे तो इनकी जो काउंसिल है ना, इनकी जो काउंसिल बनेगी उसके निर्णय को अधिभावी करने के लिए अथवा ना मानने, मतलब जो निर्णय है, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो इनकी मर्जी से, जैसा कि मैंने आपको बताया इनकी मर्जी रहेगी, इनकी मर्जी रहेगी तो मानेंगे, नहीं मर्जी रहेगी तो नहीं मानेंगे। इसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए, सेनापति का पद भी इनको दिया जाए। और साथ साथ उपरोक्त शर्तों को 1786 का ये जो आपका अधिनियम लाया गया है इसमें क्या किया जाए, इसमें जोड़ा जाए। तो भैया शर्तें रख करके कॉर्नवालिस जो है ये हिंदुस्तान आए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हिंदुस्तान आए, है ना। इसके अलावा आपका देखते हैं 1793 का आपका चार्टर कानून, 1793 का आपका चार्टर कानून देखते हैं। इसमें दोस्तों आपका जो है इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रण करने की जो है नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। मतलब आपकी जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी इस पर जो है यहाँ की सरकारों के ऊपर जो है अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां प्रदान की। मतलब जो आपका गवर्नर हुआ करता था बंगाल का, इसके पास में और शक्तियां जो है इसके लिए एड ऑन की गई। इसके अलावा इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है कि भैया जो कंपनी थी इसको भारत पर व्यापार करने का जो एकाधिकार है जो कि अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, तो ये आपका किस एक्ट में इसके बारे में बताया गया, तो ये आपका 1793 का जो चार्टर। ऐसा नहीं हुआ करता था भैया किसी की भी मर्जी हुई, किसी की भी मर्जी हुई ब्रिटेन में बेहतरीन शिप में बैठे, नाव में बैठते बैठते एकदम नजारा देखते हुए, बढ़िया चिकन मटन खाते हुए, भारतीय मसालों से गोश्त पकाते हुए और खाते हुए हिंदुस्तान पहुंच जाए। ऐसा नहीं हुआ करता था कि कोई भी कंपनी, ये जो कंपनी थी ना, ये कंपनी व्यापार किया करती थी, इसको जो है कंपनी को लाइसेंस प्राप्त था, किससे, वहां से क्राउन से जो है लाइसेंस प्राप्त था। इसके अलावा भारत पे व्यापार करने का इसके पास क्या था, एकाधिकार था भैया, इनके पास में एकाधिकार था। और इस एकाधिकार को 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था, 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था कि भैया आराम से ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक और एक्ट आएगा जिसमें हम देखेंगे कि ये शर्त हुआ करती थी ना सिर्फ और सिर्फ कंपनी के व्यापार की, इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा, उसको भी हम देखेंगे वो कौन से एक्ट में लाई गई। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ कौन व्यापार करेगा, कंपनी जो है ये व्यापार करेगी। इसने व्यवस्था की भैया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं तथा इनके जो कर्मचारी हैं इनको भारतीय राजस्व में से भुगतान किया जाएगा। मतलब जो इंडिया से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है इसी रेवेन्यू से क्या किया जाएगा, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं, जो कर्मचारी हैं, इनको क्या किया जाएगा, इनको राजस्व या भुगतान जो है इससे किया जाएगा। ये व्यवस्था भी इस कानून में की गई। इसके अलावा दोस्तों अगला है आपका 1813 का चार्टर कानून। हमने क्या देखा, हमने देखा ना 1793 क्या बोला भैया, 20 वर्षों के लिए जो है प्रदान कर दिया। अब 20 वर्ष बाद जो है 1813 में आपका कानून आया। क्या आया, 1813 में कानून आया। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया। ये लो
अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो है इसमें हमने देखा कि अगले 20 वर्षों के लिए जो है एकाधिकार को बढ़ा दिया, लेकिन अगला जो हमारा 1813 का चार्टर आया, इसमें क्या किया, इस कानून ने भारत में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार हुआ करता था इसको समाप्त कर दिया। अब कोई भी व्यापार करता रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया इसमें क्या किया गया, इसमें एक चीज और की गई, जो चाय का व्यापार था और जो चीन था इसके साथ का जो व्यापार था, इस पर कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था। अभी भी जो है इसको बहाल रखा, ये अधिकार अभी भी जो है ये कंपनी के ही पास में था। वो आपका चीन के साथ व्यापार हो चाहे वो चाय का व्यापार हो, इस पर कंपनी का ही एकाधिकार बना हुआ था। इस कानून ने बच्चा ईसाई जो मिशनरियां हुआ करते थे इनको भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान कर दी कि भैया जाओ हिंदुस्तान और भैया बनाओ ईसाई, जाओ हिंदुस्तान बनाओ ईसाई, इन लोगों को जो है ईसाइयत की शिक्षा दो। और भैया मैं क्या बताऊं, ऐसे थे, इनकी आदत ऐसी हुआ करती थी कि इनको भैया अच्छे से पैसा वैसा दिया जाता था, बोला जाता था हिंदुस्तानी महिलाओं से शादी करो, शादी करके बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करोगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, ईसाई हो जाएंगे, अपने धर्म का जो है इस तरह से प्रचार करो। तो इस कदर का काम जो है ये ब्रिटानिया हुकूमत ने हिंदुस्तान में किया। दोस्तों इस कानून ने दोस्तों भारत की स्थानीय सरकारों को व्यापारियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया। ये जो स्थानीय सरकार हुआ करती थी इनकी, इसको जो यहाँ के ट्रेडर्स हुआ करते थे इन पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया। कर का भुगतान नहीं करने पर दंड का प्रावधान भी इनके द्वारा किया गया था। अगर कर लगा है, टैक्स लगा है, उसका अगर आप जो है भुगतान नहीं करोगे तो आपको जो है दंड भी दिया जाएगा। यह प्रावधान भी जो है इसमें किया गया था बच्चा। इसके अलावा आपका आया 1833 का चार्टर अधिनियम। क्या आया? 1833 का चार्टर अधिनियम आया। इसने बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया बच्चा? अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब क्या कहलाएगा? वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। कहां का गवर्नर जनरल कहलाएगा? भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और आपका जो विलियम बेंटिक थे बच्चा, है ना, जो विलियम बेंटिक थे ये आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो देखिए इसमें आपका आता है गवर्नर, फिर इसके बाद आपका बंगाल का गवर्नर, फिर आपका जो है भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय। इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे, पहले कौन थे, आखिरी कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। क्या बने बच्चा? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और भारत के गवर्नर जनरल का जो है दोस्तों पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए। यहां पर समझने वाली चीज है ब्रिटिश भारत। यहां पर ब्रिटिश भारत से मतलब यह हुआ दोस्तों कि 1833 आते आते ये जो अंग्रेज थे इन्होंने भारत में जिन भी क्षेत्रों पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था, जिन जिन क्षेत्रों को विजित कर लिया था, जिन जिन क्षेत्रों में अपना शासन प्रशासन और व्यापार प्रारंभ कर दिया था, उसको ये ब्रिटिश भारत कहा करते थे। ये हो गया ब्रिटिश भारत। इसके अलावा दोस्तों 1833 में सिविल सेवक जो होते थे इनका चयन करने के लिए खुली प्रतियोगिता का जो है आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। 1833 में यह कोशिश की गई थी बच्चा कि जो सिविल सेवा में चयन होता है इसके लिए खुली प्रतियोगिता कराई जाए और इसमें जो है एंट्री मिले हमारे लोगों को भी। लेकिन क्या हुआ ये कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था, इसने विरोध उत्पन्न कर दिया क्योंकि ये जानते थे कि हिंदुस्तान बहुत प्रतिभावान होते हैं मेरे दोस्तों। ये इस बात से डर गए थे कि अगर मौका दे दिया तो ये चौका नहीं सीधे छक्का मारेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, इस कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया क्योंकि इनकी क्या हो गई थी, इनकी अब समझ जाओ क्या हो गई थी। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, इन लोगों ने इसको समाप्त कर दिया था। तो 1833 में ये नहीं चल पाया। अगला आया 1853 का चार्टर अधिनियम। 53 में आया भैया। तो अधिनियम जो है ये 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में ये अंतिम अधिनियम था। क्या था? अंतिम अधिनियम था, क्योंकि अब आपका क्या आ जाएगा,
अब आपका जाएगा 1858, अब हो जाएगी आपकी 1857 की क्रांति। क्या हो जाएगी? 1857 की क्रांति हो जाएगी। फिर आपका 1858 वाला अधिनियम आ जाएगा। तो ये आपका इस क्रम में क्या था? ये आपका अंतिम अधिनियम था। ठीक है, अब जो है संवैधानिक विकास की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसमें कौन कौन सी बातें शामिल थी उसको भी हम देखते हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए दोस्तों, तो इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया। इसने क्या किया? जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, इसके लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। क्या कहा गया? सेंट्रल आपका विधान परिषद इसको कहा गया। और इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। अब जो गवर्नर जनरल की जो आपकी परिषद हुआ करती थी, इसमें अभी तक जो है विधायी कार्य और आपका प्रशासनिक कार्य जो है ये एक साथ हुआ करते थे। अब इनको अलग अलग कर दिया गया। परिषद की इस शाखा को छोटी संसद की तरह कार्य किया। परिषद की जो ये शाखा थी मेरे प्यारे दोस्तों, इसने एक छोटी पार्लियामेंट के रूप में कार्य किया था। और इसके अलावा इसने जो है सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था जो है इसका आरंभ कर दिया आपका 1853 के अधिनियम में। विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की जो है नियुक्ति की गई। मैकाले आयोग का नाम सुना होगा ना? तो मैकाले आयोग जो है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध सिविल सेवा से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ये जितने भी एक्ट मैंने आपको पढ़ाए कंपनी के शासन में 1773 से 1858 1853 के अधिनियम जो है हमने जो है ये पूरे अधिनियम पढ़ डाले यहां तक। इसके बाद जो है मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी कि इसी क्रम में जो है हम पूरी लिस्ट बाय लिस्ट जो है हम पूरे के पूरे एक्ट जो है इनको देखने वाले हैं। सभी जितने भी एक्ट मैंने पढ़ाए दोस्तों, यहां से आपके 1 से 2 प्रश्न जो है ये आपके जो है अगर बनते हैं, वो प्रश्न हमने देखे आज जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आज के लिए यहीं तक रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन जो है इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो भैया आप इसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है सचिन शर्मा। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई डाउट और क्वेरी हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपना पूरा नाम लिख करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, ये हमारी पहली क्लास थी। अगली क्लास में जो है हम 1858 से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा 1858 के बाद में जितने भी एक्ट लाए गए, चाहे वो महत्वपूर्ण अधिनियम की अगर मैं बात करूं, आपका जो है 1893 का अधिनियम हो, 1909 का मॉर्लेमेंटो हो गया, या फिर आपका जो है इसके बाद में 1935 का भारत शासन अधिनियम हो, चाहे वो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हो, ये सारे अधिनियमों को हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये यहीं तक होने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।